Good morning students. Welcome to part 2 of chemical kinetics. तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस, और हमने रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट्स। इसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही फैक्टर्स जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद में हम एक लॉ पढ़ेंगे, रेट लॉ, जो आपको आगे जाके काफ़ी यूज़ में आने वाला है। ओके, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखते हैं। देखिए क्या है। एक रिएक्शन आपको गिवन है 2A + B गिव्स 3C, और आपको जो रिएक्टेंट A है उसके डिसअपियरेंस की रेट भी गिवन है -dA/dt, यानी A की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज। ये कितना है 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड रिएक्शन क्या है, देखिए 4A + 2B गिव्स 3C, यानी सेकेंड रिएक्शन कुछ भी नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इन रिएक्शन 1 and 2 एंड ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन 1 and 2। तो देखिए पहले जो रिएक्शन 1 है उसके लिए हम रेट लिखते हैं, तो रेट यहां पर क्या होगा, रेट इक्वल्स टू -1/2 dA/dt इक्वल्स टू -dB/dt इक्वल्स टू +1/3 dC/dt। और आपसे जो है वो पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। क्लियर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, जो dA/dt है वो आपको गिवन है, तो dB/dt आप निकाल सकते हो। ये क्या होगा, dB/dt जो है वो होगा हाफ ऑफ दिस, यानी 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड का जो हाफ है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी dB/dt आपका होगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं जो बी के डिसअपियरेंस की रेट है वह क्या होगी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो ये रेट होगी, रेट इक्वल्स टू -1/4 dA/dt इक्वल्स टू -1/2 dB/dt इक्वल्स टू 1/6 dC/dt। अब आपसे पूछा है बी के डिसअपियरेंस की रेट, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप 2 को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये होगा 2/4, और जब आप सिंपल करोगे तो ये होगा 1/2 dA/dt। यानी पिछली कैलकुलेशन में जो आपको बी के डिसअपियरेंस की रेट मिली थी, सेम आपको सेकेंड जो है रिएक्शन उससे भी मिल रही है, यानी हाफ ऑफ 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपने देखा कि जो बी के डिसअपियरेंस की रेट है वो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 दोनों के अंदर सेम है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखिए जो रेट है फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या होगी, रेट इक्वल्स टू -½ ऑफ dA/dt, अगर सिर्फ हम ए के सेंस में देखें। और सेकेंड रिएक्शन में रेट क्या होगी, देखिए रेट इक्वल्स टू -1/4 dA/dt। तो देखिए यहाँ पर जो रेट है उसका वैल्यू वेरी कर रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में जो रेट है पूरी रिएक्शन की वो है ए के डिसअपियरेंस की रेट का हाफ, और जो सेकेंड रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो है ए के डिसअपियरेंस की रेट का 1/4 टाइम्स। तो इस कैलकुलेशन से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इफ अ केमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी फैक्टर देन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस डज नॉट चेंज। मतलब कि आप इस रिएक्शन को कितने से भी मल्टीप्लाई करें, जो ए के डिसअपियरेंस की रेट, बी के डिसअपियरेंस की रेट और सी के अपीयरेंस की रेट जो है वो चेंज नहीं होगी, बट द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस।
ओके, सो इस चीज़ को हमने प्रूव भी कर लिया है कैलकुलेशन के थ्रू। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए। इसके बाद में देखिए, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 11th में हम एक लॉ पढ़ते थे जिसको हम बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि जो इनिशियल रेट है किसी भी रिएक्शन की, वो उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट जो है वो भी इंक्रीज होगी। यानी जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लोगे उस रिएक्शन की जो रेट है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है बताइए। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप जितना अमाउंट लोगे रिएक्टेंट्स का, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन लोगे, जो रिएक्टेंट्स हैं सपोज ए और बी है, ये मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जितना ज़्यादा अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करोगे, जो ए और बी के पार्टिकल्स को टकराने की या अप्रोच करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसको अपन कॉलिजन थ्योरी बोलते हैं। जो प्रोडक्ट है वो ए और बी के कॉलिजन से बनता है, टक्कर से बनता है। ओके, सो जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कॉलिजन की, और कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा, जो इफ़ेक्टिव जो प्रोडक्ट है वो उतना ही ज़्यादा बनेगा। ओके, सो जो कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स इट। अब एक एक्सेप्शन इसका ये है कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो आपको पता चलेगा कि ऑर्डर हम किसको बोलते हैं। तो जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी रेट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो दिस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, सो कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब देखिए, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो कॉलिजन होगा, जो टक्कर होगी, वो मोर इफ़ेक्टिव होगी। आप जानते हो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी बैरियर से होके पास होना होता है। उस एनर्जी बैरियर को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एनर्जी मिलती कहाँ है मॉलिक्यूल्स को, कॉलिजन से। तो जब आप हीट करोगे या टेम्परेचर दोगे किसी भी रिएक्टेंट को, तो वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, और जो कॉलिजन है वो इफ़ेक्टिव होगा, और इफ़ेक्टिव कॉलिजन से मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी उसको एक्टिवेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब देखिए, नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं प्रेशर का। अब प्रेशर का जो फैक्टर है वो सभी केमिकल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ वो रिएक्शंस जिनमें कोई भी रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है उसी पे प्रेशर का फैक्टर अप्लाई होगा। और प्रेशर के फैक्टर को देखने के लिए दो टाइप की रिएक्शंस को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक तो वो रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, और एक वो रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज एक रिएक्शन आपके पास है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ओके, ये सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर रिएक्टेंट के टोटल गैसियस मोल है 4 और प्रोडक्ट के टोटल गैसियस मोल है 2। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज होने शुरू होंगे, यानी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जब ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू करेगी, अंदर गैसियस मोल डिक्रीज होंगे और
गैसियस मोल्स डिक्रीज होने की वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाएं तो आपको ये रिएक्शन हाई प्रेशर के ऊपर कंप्लीट करवानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी Ng रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, उस केस के अंदर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, अब इसका एक ऑपोजिट केस भी देखते हैं। देखिए 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 2 और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 5, यानी कि गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इस केस में क्या होगा, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीज हो रहे हैं और इस वजह से प्रेशर बिल्ड होगा रिएक्शन मिक्सचर में, प्रेशर इंक्रीज होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप चाहते हो रेट को जो है वो इंक्रीज करना है तो आपको प्रेशर को कम करना पड़ेगा, यानी इस टाइप की रिएक्शंस में जो रेट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ओके, सो जो प्रेशर का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप की है। आई होप आपको प्रेशर का इफेक्ट समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है पहले 11th क्लास में। कैटलिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप रिएक्शन में इंट्रोड्यूस कर दो तो वो उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देता है और खुद जो है वो चेंज नहीं होता है, खुद जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, सो कैटलिस्ट आर सच अ सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। लेकिन हाँ, कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। सपोज आपने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को सॉलिड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया और रिएक्शन के बाद में वो मेल्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये पॉसिबल है। तो जनरली कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को इंक्रीज करने के सेंस में ही हम जानते हैं, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, इनहिबिटर्स। या जो कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो डिक्रीज करते हैं उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। जनरली आप ये मान के चलिए कि जो कैटलिस्ट है वो रेट को इंक्रीज करने के सेंस में हम यूज़ में लेते हैं, बाकी रेट को चेंज कर सकता है, कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जैसे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो इन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपको नेगेटिव कैटलिस्ट वहाँ पे यूज़ में लेना पड़ता है। ओके, सो इन जनरल जब भी कोई आपसे पूछता है कैटलिस्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, तो आप उसको रिलेट करेंगे रेट को इंक्रीज करने से। ओके, तो देखिए कैटलिस्ट जो है वो रेट को इंक्रीज करता है। अब कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रेट इंक्रीज हो जाती है? तो कैटलिस्ट का काम होता है, सपोज ये कोई रिएक्शन थी जिसके लिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है, ये एनर्जी प्रोडक्ट की है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। यहाँ पर ये जो डेल्टा एच है वो है नेगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, सो इधर ये जो है ये एनर्जी का कर्व है और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखिए जब आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि अब जो नई एक्टिवेशन एनर्जी है EA डैश, ये पहले वाली एक्टिवेशन एनर्जी से कम है।
तो जब आपको कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अब जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में जो है अपीयर होते हैं और उस एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए 36% चाहिए, या मान लीजिए 33% चाहिए, और एक मान लीजिए वही एग्ज़ाम है, उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया वो मान लीजिए 25% है, तो कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास होंगे, 33% में या 25% में? तो यही काम जो है वो कैटलिस्ट करता है। कैटलिस्ट जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको डिक्रीज कर देता है, ओके, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ध्यान रखना इनहिबिटर्स भी होते हैं, बट यहाँ पर एनसीईआरटी में हम कैटलिस्ट को जो है वो रेट को इंक्रीज करने के सेंस में ही समझेंगे। तो ये तो हुआ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। अब देखिए रेट लॉ क्या है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको गिवन है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ओके, और जो A है उसके N1 मोल्स और B के N2 मोल्स आपको गिवन है। मान लो 2A प्लस B या 2A प्लस 3B, कुछ भी हो सकता है, N1 N2। अब देखिए इस रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और उसकी जो पावर्स है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x और y। मैंने यहाँ पर पावर्स n1 और n2 नहीं लिखी है, मैंने पावर्स x और y लिखी है। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आपको मिलता है k, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे रेट कांस्टेंट, और ये आगे चल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। ओके, सो k को ध्यान रखना, k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। सो k कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। और जनरली रेट होता क्या है, इन जनरल रेट होता है चेंज इन आइदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ यूनिट टाइम। ओके, सो रेट को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं माइनस dr/dt। ओके, सो ये जो है वो इक्वेशन आपकी बनी रेट के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा कहलाएगा इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, रेट इक्वल्स टू k A टू द पावर x B टू द पावर y, ये आपकी यहाँ पर कहलाती है रेट लॉ इक्वेशन। अब यहाँ पर x और y क्या है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अब ऑर्डर और इस n1 n2 में क्या डिफरेंस है, देखिए n1 और n2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और x और y है ये नंबर आता है आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हो तो उस मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन एक स्टेप ऐसा होता है जो उस पूरी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है। उस स्टेप को हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस RDS स्टेप में कौन कौन सा रिएक्टेंट पार्ट ले रहा है और उसका मोलर रेशियो कितना है RDS स्टेप में, वही आपका x और y होता है। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट A प्लस B है लेकिन RDS में केवल A ही पार्ट लेता हो, तो उस रिएक्शन का जो रेट लो होगा उसमें B को जगह नहीं मिलेगी, B उस रेट लो से बाहर होगा। ओके, सो ये चीज़ आप क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ पर रेट लॉ लिखते टाइम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो हम 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे उससे।
क्योंकि वहाँ पर हम सारे रिएक्टेंट्स को जो है वो इंक्लूड करते थे और उनकी मोलर नंबर ऑफ मोल्स को पावर्स के फॉर्म में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर रेट लॉ के अंदर हम सिर्फ उसी रिएक्टेंट को इंक्लूड करेंगे जो आरडीएस स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, और उसके कितने मोल आरडीएस स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम रेट लॉ के अंदर इंक्लूड करेंगे। आगे चल के इस रेट लॉ और रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ओवरऑल इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगा। ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो होगा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर का सम। ओके, सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये जितने भी मैं आपको इन्फॉर्मेशंस वर्बली बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लेंगे अपने लैंग्वेज में। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट तो था कि रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम आरडीएस स्टेप ऑफ द रिएक्शन। आरडीएस क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मे और मे नॉट बी द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है n1 और n2। तो जो x प्लस वाई है या जो x और y का वैल्यू है वो n1 और n2 से सिमिलर हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आगे चल के जब हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे तो ये चीज़ को हम और भी ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। अभी आप ये दो पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। एक तो था रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम आरडीएस स्टेप, और दूसरा पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन मे और मे नॉट बी द सेम। ओके, देखिए मैं आपको एक रिएक्शन का एग्जांपल देके बताता हूँ। 2NO प्लस O2 gives 2NO2। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ प्रैक्टिकल डेटास गिवन है। जो NO की कंसंट्रेशन है, O2 की कंसंट्रेशन है, और जो रेट है उसका वैल्यू। ठीक है, तो जब NO की कंसंट्रेशन को हमने 0.30 रखा और O2 की कंसंट्रेशन को भी 0.30 रखा, तो एक्सपेरिमेंटली आपको रेट मिली 0.05 मोलर पर सेकेंड। जब आपने NO की कंसंट्रेशन को 0.60, O2 की कंसंट्रेशन को 0.30 लिया तो रेट आपको मिली 0.20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगेन जब आपने NO की कंसंट्रेशन को सेम रखा और O2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया 0.60, तो आपको रेट मिली 0.10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और लास्ट डेटा क्या है? 0.60 NO की कंसंट्रेशन और O2 की भी कंसंट्रेशन 0.60 है, तो रेट आपकी हो गई 0.40 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इस रिएक्शन में आपसे पूछा है एक तो रेट लॉ बताना है, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो 2 और 1 ये तो इसके हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका रेट या ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इन चारों वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में O2 की कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब रेट में जो भी चेंज होगा वो NO की वजह से होगा, O2 की वजह से नहीं होगा, क्योंकि O2 को आपने सेम रखा है। अगर आप कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, तो देखिए NO को आपने कर दिया 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू रेट हो चुकी है 4 टाइम्स, रेट जो है वो हो चुकी है 4 टाइम्स। ओके,
सो मैं 2 की पावर क्या लिखूं कि ये 4 हो जाए, तो 2 की पावर अगर मैं 2 लिख देता हूं तो ये 4 हो जाएगा, यानी x जो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ये है 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो इसमें NO जो है वो कांस्टेंट है, यानी जो रेट में जो भी वेरिएशन होगा वो NO की वजह से नहीं होगा, और जो O2 है उसका अमाउंट डबल हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इक्वस टू रेट। देखिए क्या हो रहा है फर्स्ट और थर्ड में, 0.05 से ये इंक्रीज होके हो गई 0.10, यानी रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो जब आपने O2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गई, यानी 2 की पावर 1। तो जो y है उसका वैल्यू है 1, यानी y के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो है फर्स्ट ऑर्डर, और x के रेस्पेक्ट में यानी NO के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो है सेकंड ऑर्डर। तो रेट लो क्या बनेगा, देखिए इस रिएक्शन का रेट लो ये बनेगा रेट इक्वल्स टू K यानी रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1, ये इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ होगा। और ऑर्डर क्या होगा इस पूरी रिएक्शन का, x प्लस वाई यानी 2 प्लस 1, यानी ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो N1 N2 था वही आपका x और y का नंबर भी आ गया, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एक एस्टर है, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये बनाता है एसिड प्लस अल्कोहल, यानी CH3COOH प्लस CH3OH। और इस रिएक्शन का मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि जो एस्टर है और वाटर है दोनों ही RDS स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन की पावर x और इसकी कंसंट्रेशन की पावर y है, तो मिनिमम ऑर्डर 2 तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका वैल्यू 1 1 भी है तो मिनिमम तो 2 होना चाहिए ऑर्डर। 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर हम देखें, अगर RDS में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मिनिमम हम एज्यूम कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसका वैल्यू 1 है, या मैं कह दूं x प्लस वाई का जो टोटल है वो 1 है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है। ओके, आप इसको ढूंढिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, ये तो रहा एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आपसे एक न्यूमेरिकल भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है। आपको गिवन है एक 2SO3 gives 2SO2 plus O2. If the rate of appearance of SO2 is 64 kg per hour, what will be the rate of disappearance of SO4? चलिए आप अपना आंसर मुझे बताइए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की। तो कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहने वाली है, तो उस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।